सो वी हैड टू प्रूव अगर ए बी ए अपॉन बी और ए डैश बी डैश टू कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं एक फ्रैक्शन की, जो ए बी जो है वो ए डैश बी डैश से छोटा है, देन वी हैव टू प्रूव ए डैश बी माइनस ए बी डैश इज इक्वल टू 1। तो हमने इंडक्शन से ये रिजल्ट प्रूव करना था, हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिया था, एंड वी हैव अज्यूम्ड दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल आई मीन अप टू n माइनस 1। फिर हमने क्या किया था, नाउ वी वेंट टू n, राइट। अब a by b and a dash b dash, they are two consecutive terms of fn, राइट। तो अगर हमने शो कर दिया था अगर ये दोनों टर्म्स fn माइनस 1 में हो तो वी नो fn माइनस 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है, तो a dash b माइनस a b dash will be equal to 1 and thus our result is proved. Now the second what we try to show कि अगर दोनों ही fn माइनस 1 में ना हो then what will happen. So अगर दोनों ही इसमें नहीं होंगी तो इस मीन्स b जो इसका डिनोमिनेटर है वो भी n माइनस 1 से बड़ा होगा, b dash भी n माइनस 1 से बड़ा होगा, मीन्स b will be greater than or equal to n, b dash will be greater than or equal to n. अब ये दोनों टर्म्स fn में भी हैं, इसका मतलब b has to be less than or equal to n, either b dash has to be less than or equal to n. So from both two equalities what we get, b is equal to n and b dash is equal to n, so b is equal to b dash. That is a contradiction because we have taken these two terms are different, so means both cannot be outside fn minus 1. तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक fn minus 1 में होगी, so either a upon b will be in fn minus 1 or a dash upon b dash will be in fn minus 1. Let us assume that a upon b is in fn minus 1. इसका मतलब क्या हुआ, a dash upon b dash is not in fn minus 1, right? So इसका मतलब क्या हुआ, अब a dash b dash is not in fn minus 1, इसका मतलब क्या हुआ, b dash is greater than or equal to n, और हमें पता है कि ये fn में है तो b dash has to be less than or equal to n, तो यहाँ से b dash की वैल्यू तो n फिक्स हो गई, so b dash is equal to n. यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था. Right now suppose lambda upon mu is any other term. अब a dash upon b dash तो fn minus 1 में नहीं है और a upon b fn minus 1 में है, तो हमने क्या किया, let lambda upon mu is one of the term जो a upon b के बाद आती है, right? So that is there, both the terms are consecutive. तो since हमने रिजल्ट n minus 1 के लिए प्रूफ किया है, इसका मतलब क्या हुआ, lambda b minus a mu, this is equal to 1, right? अब जब हम fn में आएंगे ना, हमें ये पता है कि जो टर्म्स ऊपर वाली होती हैं जो f1 में आती हैं वो f2 में तो आती हैं, फिर जो f2 में आती हैं वो f3 में आती है, इसका मतलब a अपॉन b लैम्डा अपॉन म्यू fn माइनस 1 में थी तो वो fn में होंगी, बट हमें पता है fn में a अपॉन b और a डैश अपॉन b डैश कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इसका मतलब a अपॉन b विल बी लेस देन a डैश अपॉन b डैश, दिस विल बी लेस देन लैम्डा अपॉन म्यू, right? So now let us consider this term, let us consider 1 upon b mu, 1 upon b mu. हमने ऊपर प्रूफ अज्यूम किया है lambda b minus a mu is equal to 1. So हमने क्या किया, 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, lambda b minus a mu. अब अगर हम एलसीएम ले लें तो एक तरफ b b कैंसिल हो जाएगा, lambda mu, एक तरफ a mu mu फिर से कैंसिल हो जाएगा a b. So lambda mu minus a b, right? Again what we did, हमने a dash b dash ऐड कर दिया, a dash b dash सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो अगर हम पहली दो रेशियोज को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा बी डैश माइनस ए डैश म्यू, हमने एलसीएम ले लिया, और नेक्स्ट टू रेशियोज का एलसीएम लिया तो क्या आ गया, ए डैश बी माइनस ए बी डैश ओवर बी बी डैश. एंड नाउ फर्दर यू सी सिंस ए डैश अपॉन बी डैश इज लेस देन लैम्डा अपॉन म्यू, तो यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा बी डैश माइनस म्यू ए डैश इज ग्रेटर देन 0 और लैम्डा बी डैश minus mu a dash is greater than or equal to 1. So you see this term is greater than or equal to 1. Similarly अगर मैं first और second ratio को consider कर लूंगी तो this term is greater than or equal to 1, right? So whole of this is greater than or equal to 1 upon this plus 1 upon this, so therefore 1 upon b mu is greater than or equal to this, right? So now you see, so यहाँ से क्या आ गया, या तो 1 upon b mu इससे बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा. अब अगर तो ये इक्वल हो गए, अगर 1 upon b mu is equal to 1 upon mu b dash plus 1 upon b b dash, तो it means जहां जहां greater than or equal to है वहां सब जगह equality आ जाएगी, so this will be equal, right? So from here if this will be equal, so it means what, a dash b minus a b dash has to be equal to 1, equality तभी आएगी. तो हमें यही तो प्रूव करना था, we had to prove that a dash b is equal to a b dash is equal to 1. तो अगर तो इक्वालिटी आ गई तो इट मींस वी आर डन विद द प्रूफ. सो व्हाट वी हैव टू शो नाउ, वी हैव टू शो कि ग्रेटर देन वाली चीज अगर हम लेंगे तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी, अगर हम ग्रेटर देन वाली कंडीशन लेंगे तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी, राइट? सो लेट अस टेक सपोज इफ पॉसिबल
दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो अगर मैं एलसीएम लूं तो व्हाट विल हैपन, सो 1 अपॉन बी म्यू इज ग्रेटर देन, एलसीएम क्या आ जाएगा, बी म्यू बी डैश, इधर बी नहीं है और इधर म्यू नहीं, so this is b mu will cancel, so what we get, b dash is greater than b plus mu, so b dash is greater than b plus mu, but हमने b dash तो n लिया था, so n is greater than b plus mu, यानी कि b plus mu is less than n, so what we get, b plus mu is less than or equal to n minus 1। बट बेटा अगर आपको याद हो, हमने a अपॉन b एंड लैम्डा अपॉन म्यू, हमने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ली थी fn माइनस 1 में, और हमने एक थ्योरम करी थी, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिनोमिनेटर का अगर हम सम करेंगे दैट विल बी ग्रेटर देन n माइनस 1, आई मीन जो fn जिस fn में वो है, सो यहाँ पे n माइनस 1 है, सो b प्लस म्यू हैज टू बी ग्रेटर देन n माइनस 1, राइट। सो यहाँ से क्या आ गया, b प्लस म्यू, सो यू सी हम यहाँ पे कह रहे हैं b प्लस म्यू शुड बी ग्रेटर देन n माइनस 1, यहाँ पे हम कह रहे हैं b plus mu should be less than or equal to n minus 1. So from these two theorems, these two parts, we get a contradiction. So it means that equality holds, और equality holds का मतलब क्या हो गया, a dash b minus ab dash should be equal to 1. Beta, is it fine? Yes, ma'am. Right. I think theorem 5 you can do yourself. It's very, very easy. Right. I'll jump to theorem 6. Theorem 5 की statement देख लेते हैं. So what this theorem 5 says, that if you have three consecutive terms in Fn, then a dash b is not a dash b over m dash, the middle term is nothing but the mediate term of these two terms. So the middle term is nothing but the mediate term, right? So mediate term हमें पता है क्या होता है, numerator का sum over denominator का sum, right? So this is very easy, we can do this. Let us go to theorem 6. So what does theorem 6 says? If a upon b and a dash upon b dash are consecutive fractions in any row, right? So if they are consecutive fractions in any row, then among all the rational fractions with values between these twos, right? So basically what he wants to say, the suppose हमारे पास f2 है, हमें पता है f2 में क्या आता है, 0 by 1, then we have 1 by 2, and then we have 1 by 1, right? So what he is saying कि ये जो फ्रैक्शन, अब अगर आप देखो ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन कैसे बनी है, 0 plus 1 और नीचे 1 plus 1, so this is 2. So this fraction, which fraction, a upon a dash plus b upon b dash, is the unique fraction with smallest denominator. Means ये जो mediate fraction है, ये हमें ये तो पता है कि ये इन दोनों के बीच में लाई करती है, right? But then this fraction will have the what you call it as least denominator, right? It's the least denominator, right? Is the statement clear? Yes, क्लियर ma'am. है सबको? ओके। अच्छा एक चीज देखो, आप कहोगे कि हम यहाँ पे तो कह रहे हैं कि ये कंसेक्यूटिव है और यहाँ पे हम कह रहे हैं इनके बीच में, हम ये नहीं बोल रहे कि ये वाली फ्रैक्शन इन दोनों के बीच में लाई करेगी सीरीज के बीच में, हम कह रहे हैं अगर ये दोनों कोई सीरीज की टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स है, आप जगह देखो, जैसे देखो अगर मैं f1 की बात करूं, f1 में क्या आ गया, 0 by 1 1 by 1, ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, इनके बीच में कुछ नहीं लाई करता, बट आई कैन क्रिएट अ मीडिएट फ्रैक्शन, सो 1 by 2. So you see this number is 0, this number is 1. So in reality, I mean apart from sequence, 0 और 1 के बीच में 1 by 2 लाई करता है, right? Again 0 और 1 के बीच में 1 by 3 भी लाई करता है, again 0 और 1 के बीच में 1 by 4 भी लाई करता है, again 0 और 1 के बीच में 1 by 5 भी लाई करता है. तो you see इनमें से सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर 2 वाली टर्म का है, और ये हमने कैसे बनाई थी, इन सारी टर्म्स को ऐड करके, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को ऐड करके, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करके. सो दिस इज थ्योरम. सो अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है fn की, उनके बीच में जो इन जनरल फ्रैक्शंस लाई करती हैं, उनमें से a अपॉन a डैश और b अपॉन b डैश का डिनोमिनेटर विल बी द स्मॉलेस्ट वन, दैट वी हैव टू प्रूव. Now since a upon b and a dash b dash are two consecutive sequence in any row, तो हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया है कि for any consecutive terms a dash b minus a b dash has to be equal to 1. अब हमने क्या किया, सपोज हमने कोई एक फ्रैक्शन ले ली, राइट, इन बिटवीन a dash and b dash, राइट. अब नाउ इफ यू सी, वी नो, जब हमने फर्स्ट थ्योरम करी थी, हमने शो किया था, जस्ट वन सेकेंड, लेट मी जस्ट रैप दिस अप. ओके,
जब हमने so we have a dash a upon b and a dash b dash are two consecutive fractions, so we know a upon b is less than a dash upon b dash. तो हमने जब फर्स्ट थ्योरम की थी, we know कि जो इंटरमीडिएट फ्रैक्शन है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है. So you see what we will get, so a upon a dash upon b dash is an intermediate fraction and these two fractions lie in the this one. तो यहाँ से हमने अभी देखा है जैसे f1 की इंटरमीडिएट फ्रैक्शन इज 1/2 बट 1/2 उसमें नहीं लाई करती, बट यू सी f2 में 1/2 आ जाती है, बिकॉज जैसे डिनोमिनेटर n हो जाएगा fn में सारी टर्म्स इनका डिनोमिनेटर n है वो आ जाएंगी. इसका मतलब b प्लस b डैश कहाँ पे आएंगी, b प्लस b डैश f अपॉन b प्लस b डैश में आएंगी. जब डिनोमिनेटर b प्लस b डैश हो जाएगा उस रो में b प्लस b डैश आएंगी, उससे पहले जरूरी नहीं है दैट द टर्म विल कम. राइट बेटा, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब let us take any other fraction. Now we have to show that the denominator of this fraction is the minimum, a upon a dash and b upon b dash. अब हमने क्या किया, let x upon y be any other fraction which lies between a by b and a dash by b dash. जैसे हमने देखा था 1/3, 1/4, 1/5. So ऐसे ही x by y हमने कोई और fraction ले ली. Right. So now let us consider a dash b minus ab. हमने क्या किया, इसमें xy add कर दिया, xy subtract कर दिया. From the first two terms, what we get, a dash y minus b dash x upon b dash y, और यहाँ क्या आ गया, bx minus ay upon by. अभी पिछली थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि this term is greater than 1, this term is greater than 1, greater than equal to 1. So you see this is this. We take the LCM. So what will happen, b dash y will so from here, right? अगर हम यहाँ LCM लेंगे इधर, so a dash b minus ab dash. So you see we get this term. So from here what will happen? What will happen, a dash b and ab dash हमें पता है these are consecutive terms, so this is equal to 1. So this is equal to 1. So what we get, b plus b dash over b dash is less than 1 upon b dash. So from here b dash will cancel. So y is greater than or equal to b plus b dash. तो यहाँ से हमने ये तो शो कर दिया है कि जो x upon y फ्रैक्शन थी उसमें जो y की वैल्यू है वो b plus b dash से हमेशा बड़ी या उसके इक्वल होगी. Is it fine? इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है y का वो हमेशा b प्लस b डैश से बड़ा होगा. तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया बेटा. इज इट फाइन? वी हैव प्रूव्ड कि a प्लस a डैश ओवर b प्लस b डैश का डिनोमिनेटर इज द लीस्ट वन, बिकॉज अगर कोई और डिनोमिनेटर हम लेंगे वो हमेशा या तो इसके इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा. बेटा इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So you see this is what he is saying कि अगर y b प्लस b डैश से बड़ा होगा तो x अपॉन y का डिनोमिनेटर लीस्ट नहीं होगा, बिकॉज लीस्ट डिनोमिनेटर इज b प्लस b डैश. और इधर अगर इक्वालिटी आ गई तो जैसे हमने पहले किया था, तो a डैश y माइनस b डैश x विल आल्सो बी 1 और इधर से bx माइनस ay विल आल्सो बी 1. सो यू सी, सो यहाँ से तो हम यूनिकनेस प्रूव कर रहे हैं. So this equation is what, b dash x minus a dash y plus 1 is equal to 0, and this equation is how much, bx minus ay minus 1 is equal to 0. और now we have two equations in x and y. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस a डैश, y इज इक्वल टू b प्लस b डैश. सो यू सी अगर इक्वालिटी है, अगर y इज इक्वल टू b डैश है तो x अपॉन y भी a प्लस a डैश अपॉन b प्लस b डैश ही बन गई है. So you see this fraction is unique also. So means this is the least fraction. I mean this is the fraction with the least denominator and this fraction is unique. अगर हमारे पास equality आ गई थी तो हमारे पास x upon y वही fraction बन गई. बेटा is it clear? Yes, ma'am. Just 1 second. Now the next theorem says, so if you see it has been repeated in GNDU number of times. So what this theorem says कि अगर मेरे पास कोई, हमें पता है जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होती है x upon v, x upon y, उसमें हमेशा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से बड़ा होता है. फ्रैक्शन का मतलब ही यही होता है. So x has to be less than or equal to y, and here obviously the fractions are positive, and दोनों का GCD is 1. You see, if I write this as 16 upon 28, तो आप इसको पहले simplify करोगे. This is 4, 7. So now if you see, 4 is less than 7 and the GCD of 4 and 7 is 1. If I give you this fraction, so what will happen? So this is 5, this is 4. So but this is not a proper fraction. You will write this as 1 plus 1 by 4. So this is a fraction.
So when I'm saying the fraction means वो part जो integer नहीं बन सकता, that is the leftover part, right? So he is writing this as a proper fraction. So if you have a proper fraction xy that appears in the yth row, then अब obviously this is denominator इसका y है, तो ये fy में appear करेगी. तो what he is saying कि उसके बाद ये आगे वाली सारी fractions में भी appear करेगी. भी एक बार term कोई fy में आ गई, तो fy plus 1 में भी होगी, वो fy plus 2 में भी होगी, and so on. But is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? Okay, so we will prove this result by induction on y. So because हमें y पे बात करनी है, denominator पे, so we will prove the result on induction on y. So very first case, let us take y is equal to 1. तो अगर आप देखो x की वैल्यू क्या हो गई, x is greater than or equal to 0, less than or equal to y is 1, and y हमने 1 लिया है. So if you see fy, what will be the terms in fy? So what will be the fractions? What will be the fractions? X की integral value लेनी है, तो x एक तो 0 हो गया, y is 1, और x 1 हो गया, y is 1. And we know these terms belongs in f1. So I mean I should write other way around. So both these terms, they belong in f1. Both these terms, they belongs to f1. And further, so these two terms belongs to f1, and further हमें पता है 0 1 और 1 by 1 बाकी सारी टर्म्स में भी आती हैं आके. हमारी सारी सीक्वेंस ही 0 से शुरू होती है, 1 पे खत्म होती है, right? So the result is true for y is equal to 1. Let us assume that the result is true. Let us assume that the result is true for all y less than or equal to n minus 1. I mean y minus 1, because हम यहाँ y के लिए कर रहे हैं, तो y minus 1. So assume that the result is true for all the rows up to y minus 1. Now we will prove the result for y, fy. हमने f1 के result prove कर दिया, fy minus 1 के लिए हमने result assume कर लिया. अब हम fy के लिए result prove करेंगे. अब now the fraction is xy. So obviously if you see the denominator of the fraction is y, so obviously xy will not belong to fy minus 1. Beta, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It will not belong to fy minus 1. अब in general हमें पता है, जैसे हमने देखा 0 1 और 1 1 ये f1 में है, but in general इन दोनों के बीच में fraction lie करती है 1/2. हमने actually अगर आप देखो f1 को शुरू कहाँ से किया था, f1 को हमने शुरू किया 0 और 1 से, फिर हमने f2 में लिखा 0 1/2 1, फिर हमने f3 में लिखा 0 1/3 1/2 2/3 1, राइट? सो अगर आप एक्चुअली बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग वो सारे डिनोमिनेटर्स लिख रहे हैं जिसमें 3 आ रहा है, और हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं. सो इफ यू सी दिस इज 0, दिस इज 0.3, दिस इज 0.5, दिस इज 0.6, दिस इज 1. सो वो सारी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर या तो 1 है या 2 है या 3 है, उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं. सो दिस इज फेरे सीक्वेंस. तो अगर आप देखो जैसे अब इन जनरल जो दीदी बुला रही है, चलो जो दीदी बुला रही है वो. ओके, सो यू सी, तो हमने देखा कि f2 में अगर आप देखो 1/3 नहीं आ रहा है, बट 1/3 0 और 1/2 के बीच में लाई करता है. तो यू सी xy fy minus 1 में तो नहीं है, बट fy minus 1 की कोई दो फ्रैक्शंस ऐसे जरूर होंगी जिसमें x by y लाई करेगा. सो यू सी लेट अस टेक दोस फ्रैक्शंस एज a by b and a dash b dash. तो इट मींस व्हाट, xy lies between a by b and a dash b dash. बेटा यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. राइट. ऑल्सो हमें पता है कि इनके बीच में a by b और a dash b dash के बीच में मीडिएट टर्म लाई करती है, बट हमने ये अज्यूम किया है a by b and a dash b dash आर 2 कंसेक्यूटिव फ्रैक्शंस, और ये दोनों फ्रैक्शंस fy minus 1 में है. इसका मतलब ये जो मीडिएट टर्म है a upon a dash, a plus a dash upon b plus b dash, ये भी fy minus 1 में नहीं होगी. सो इसका मतलब क्या हुआ, b plus b dash जो डिनोमिनेटर है वो yi minus 1 से बड़ा होगा. In other words, b plus b dash will be greater than or equal to y. Is it fine? But अभी पीछे वाली थ्योरम में हमने क्या प्रूफ किया है कि अगर हम कोई भी फ्रैक्शन लेते हैं in between, so xy is any fraction between a by b and a dash b dash, और हमने ये प्रूफ किया था कि जो डिनोमिनेटर है b plus b dash, that is the least value.
So y is also the denominator. So y has to be greater than or equal to b plus b dash, right? So from both these things, what we get? Y is equal to b plus b dash. So अब अगेन हमने पिछले वाली थ्योरम में प्रूव किया था, अगर इक्वालिटी आ गई तो वी गेट द सेम फ्रैक्शन. तो ऑब्वियसली x हैज टू बी a plus a dash. So you see x plus, so what we get, x upon y is what? A dash upon a dash and b upon b dash. Or you see b upon b dash is greater than or equal to y. So b plus b dash is greater than or equal to y. So इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है a plus a dash अपॉन b प्लस b डैश, ये fy में होगी. और a प्लस a डैश और b ओवर b प्लस b डैश को हमने क्या लिया था? xy लिया था. सो x अपॉन y, राइट? सो इट मींस x अपॉन y fy में होगी और वो बाकी सारे टर्म्स में भी अपीयर करेगी. सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर y एंड हेंस बाय इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल y. बेटा, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Right? Okay. So if you go to the next theorem, so let me take this theorem. Yes, ho jayegi. Okay. The number of terms in the Fourier sequence of order n is 1 plus summation phi I, and the sum of all these terms is equal to half of this number. तो हमने दो चीजों की बात करनी है, एक तो number of terms और एक sum of the terms, right? So again we will prove the result by induction. Suppose n is equal to 2 है, तो if n is equal to 2, right? If n is equal to 2, because for n is equal to 1, result is trivial. Let us take for n is equal to 2. So हमें पता है first sequence क्या होती है? F1, second sequence is F2. अब if you see for n is equal to 2, F2 में कितनी number of terms है? Number of terms is 3. And what is the sum? 0 over 1 plus 1 over 2 plus 1 by 1. So sum is 3 by 2. Right? So let us evaluate this formula. Let us evaluate this formula now. So 1 plus summation I is from 1 to 2 phi I. So what this will become? 1 plus phi 1 plus phi 2. So हमें पता है phi of 1 is 1, phi of 2 is 1. So you see this becomes 3. So number of terms is 3. And what is the sum he want to say? Sum he want to say is half of this number. So half of 1 plus summation I is from 1 to 2 phi I. So you see this number is 3. So this is 3 by 2. So here also sum is 3 by 2. So by induction, result is true for n is, result is true for n is equal to 2. Let us assume that the result is true for n is equal to m minus 1. इसका मतलब क्या हुआ? f of m minus 1 में number of terms are this much. 1 plus summation I is from 1 to m minus 1 phi I, and the sum of the terms is how much? The sum of the terms is half of this number. Now what we have to prove? We have to prove the result for n is equal to m. अब देखो, the proof is very easy. अब देखो f of m में वो वाली terms होंगी जो या एक तो m minus 1 में है, हमें पता है जो m minus 1 में terms होती है वो fm में होती हैं. So some terms जो fm minus 1 में है and बाकी terms वो जिनका denominator m minus 1 से बड़ा है. बेटा, is it fine? Yes, ma'am. So you see fm में कौन सी terms होंगी? fm में वो terms होंगी जो fm minus 1 में है, प्लस वो टर्म्स जिनका डिनोमिनेटर m है और m minus 1 से बड़ा है एंड m के इक्वल है. या in other words I can say whose denominator is m. Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, right? So if you see, so basically अब ये जो टर्म्स हैं जिनका डिनोमिनेटर m है, these terms will not be the member of fm minus 1 because fm minus 1 में जो denominator होता है उसकी maximum value m minus 1 होती है. So if you see what we will have, so number of terms in fm, so number of terms in fm will be what? Number of terms in fm minus 1, right? Plus वो terms which is of this form, a by m, so all the fractions whose denominator is m, and obviously these fractions has to be proper fractions. So a has to be greater than or equal to 1, less than m, and GCD of a and m is 1. Beta, is it fine? Girls, yes, clear? ma'am. अब मुझे बताओ, yes, अगर आप यहाँ पे देखो, what is this number? a by m, and GCD of a and m is 1, and a is less than m. So you see how many numbers are these numbers? वो कितने a's हैं जो m से छोटे हैं और इनका GCD a और m के साथ 1 है. फाई एम नहीं होता, यूलर फंक्शन फाई नहीं होता,
व्हाट इज यूलर फंक्शन? Yes, फाई एम। ma'am. वो सारे नंबर्स जो m से छोटे हैं और जिनका जीसीडी m के साथ 1 है. सो यू सी दिस नंबर a by m is nothing but phi m. बेटा is it fine? Yes, yes, ma'am. That's it. So we just put the induction formula. So हमें पता है fm minus 1 के लिए फॉर्मूला क्या था? 1 plus summation i is from 1 to m minus 1 phi I plus phi m. So अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन गया? 1 plus summation i is from 1 to m phi I. और हमें यही प्रूव करना था. अब again if you see what is the sum of all the members of fm? So this will be the sum of all the members of fm minus 1 plus sum of all these fractions a by m, where a is less than or equal to 1 less than m and GCD of a and m is 1. Is it fine? Yes, right? ma'am. Now again if you see हमने एक result किया था, हमने एक theorem की थी sum of all those n's. अब you can see in the chapter where n is sum of all those a's where a is less than or equal to n, less than n and GCD of a and n is 1 is nothing but what? n into phi of n by 2. Remember बेटा ये हमने प्रूव किया था. So अगर मैं सेम रिजल्ट यहाँ पे लगाऊं, so अगर आप यहाँ पे देखो m को हम बाहर ले जाएंगे. So you see 1 by m. तो उस थ्योरम से what is this sum? Summation a where a is greater than or equal to 1 less than m and GCD of a and m is 1. What is this number? This number is m into phi of m by 2. So what is happening? M will cancel. So what we get? Phi of m by 2. Beta, is it fine? Yes, ma'am. Is it fine? Yes, ma'am. So therefore total sum कितना बन जाएगा? Total sum is sum of fm minus 1. तो fm minus 1 का sum कितना है? 1 by 2 plus that number plus phi m by 2. So हमने क्या किया? 1 by 2 कॉमन ले लिया और phi m को अंदर ले गए. So 1 plus summation m minus 1 phi I plus phi m. So you see this total number is what? Summation I is from 1 to m phi I. So यही हमें प्रूफ करना था. So by induction result is true for all m. Right? So what we will do, theorem 2(9) is easy. GCD आपको प्रूफ करना है. So GCD के लिए basic theorems लगेंगी. So theorem 9 you will see yourself. अगर कोई भी डाउट होगा मेरे से कल पूछोगे. इसके 2-3 पार्ट्स हैं. Actually वो वही फोटो 2 बार आ गई. So this is the same photo I have taken again. So this is this only proof. So you see this is A part, this is B part, this is C part. Right? So these are small proofs. You can see yourself basic properties of GCD. Right? Okay. I have. So I can finish this also. So कल questions करेंगे हम इस पे. So again, this is very easy theorem. So what this theorem says, if A upon B and C upon D are Fere fractions of order n, such that no other Fere fraction of order n lies between them, so then we have to prove this. So A upon B, so these two terms are consecutive terms. They no other fraction lies between them, means they are consecutive. तो इसका मतलब या तो A upon B is less than C upon D या C upon D is less than A upon B. मतलब दोनों में से कोई एक दूसरे से बड़ी है, दूसरी छोटी है. तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? BC. हमने अभी थ्योरम की थी कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए. BC यहाँ से क्या बना? BC minus AD is equal to 1. और यहाँ से क्या बनेगा? AD minus BC is equal to 1. So अगर मैं इसको भी सेम फॉर्म में लिख दूं तो AD minus BC is equal to -1. यहाँ से AD minus BC is equal to 1. So from here what we get? Mod of AD minus BC is equal to 1. Right? So ये हमें यूज आएगा. अब हमें क्या प्रूफ करना है? Mod of A upon B minus A upon C over B plus D. So let us consider this mod. LCM ले लो. So AB plus AD minus AB minus BC. So what is happening? AB will cancel. So you see ऊपर क्या बन गया? AD minus BC का mod over B into B plus D. Denominators हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो हम mod चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं. बट अभी हमने शो किया था AD minus BC is equal to 1. So you see ये क्या बन गया? 1 upon B into B plus D. यही प्रूफ करना था. Is it fine? Yes, ma'am. Yes, Now we have to prove the equality part. So now A upon B and C upon D, they are consecutive terms.
राइट। और अब देखो हमें n चाहिए पिक्चर में, तो हमने कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए शो किया था कि सम ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, सो b प्लस डी इज ग्रेटर देन n। तो यहाँ से क्या आ गया, b प्लस डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 अपॉन b प्लस डी इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। हमें क्या चाहिए, साथ में b चाहिए, तो हमने दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 1 upon b plus d is less than or equal to 1 upon b n plus 1. So that's it. So we had to prove this only. So this whole fraction is equal to this fraction and this is less than or equal to 1 upon b into n plus 1. Is it fine? Yes, ma'am. ये जो नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट भी टोटली सेम है, टोटली सेम है। यहाँ पे ना ये थोड़ी सी मिस्टेक कराई है, देखो इसने फ्रैक्शन ली, अब जब एलसीएम लेंगे तो बीसी प्लस सी डी, तो ये प्लस सी डी है, ये थोड़ी सी टाइपो कर रहा है, माइनस ए डी minus CD. So what will happen? Plus CD and minus CD will cancel. So what you get? AD minus BC minus sign common ले लिया. So you see this is AD minus BC. And since it is mod, so minus will not make a difference. So you see this is AD minus BC. और ऊपर आपने प्रूफ किया है AD minus BC is equal to 1, right? So you see this is 1 upon D into B plus D. और हमें यही प्रूफ करना था. Similarly, they are consecutive terms, so B plus D is greater than N. तो बेसिकली एक फ्रैक्शन में इसके लिए वो ये प्रूफ ले रहा है कि AB is less than CD, इसके लिए वो अदर पार्ट ले रहा है. That's it. So this is the reason to proofs. Totally same, no difference in the steps. But is it fine? Yes, ma'am. Yes. So for tomorrow, we will do these questions. We'll start with the question and please go through this theorem, theorem number 9. So 3 parts are there. If you have any doubt, you can ask me. Is it fine, बच्चे?